तो हिंदुस्तान की बात कोलकाता से आज हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने चर्चा की टेक्निकल एजुकेशन की कि अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जाए और खास करके कोलकाता का, तो टेक्निकल एजुकेशन में क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर हैं और कौन से ऐसे सुधार हैं जो अभी करने की ज़रूरत है जिससे कि पश्चिम बंगाल टेक्निकल हब देश के लिए बन पाए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और तीसरा पैनल जो मेरा रहेगा डिस्कशन के लिए, उन्हें अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर अजय राय जो कि डायरेक्टर हैं JIS इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च। प्लीज़ मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर अजय राय से कि वो मंच पर आएँ। प्लीज़ सर मंच पर पधारिए। जोरदार तालियां डॉक्टर अजय राय के लिए। और साथ ही मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर चिरंजीव भट्टाचार्य जी से कि वो भी मंच पर पधारें, इस पैनल का वो हिस्सा बने, इस डिस्कशन का वो हिस्सा बने और यहाँ से चर्चा हम कर पाएँ। प्रोफेसर चिरंजीव भट्टाचार्य जी, प्लीज़ आप यहाँ पर आइए। चिरंजीव भट्टाचार्य जी और साथ ही डॉक्टर मलायेंदु साहा, चेयरमैन है WB JEE बोर्ड के, प्लीज़ आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां डॉक्टर मलायेंदु साहा जी के लिए। कुछ ही देर में प्रोफेसर चिरंजीव भट्टाचार्य जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, मैं आग्रह करूँगी महेश रामाकृष्णन जी से कि वो यहाँ पर आएँ और सबसे पहले बुके भेंट किया जाए और स्वागत किया जाए इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महेश रामाकृष्णन जी, प्लीज़ आप मंच पर आइए। ज़ोरदार तालियां एक बार, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पैनल के ज़रिए फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, क्या कुछ हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैं चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर अजय राय जी का बुके भेंट कर स्वागत किया जाए और साथ ही डॉक्टर मलायेंदु साहा जी, बहुत स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम में। हिंदुस्तान की बात आज हम कोलकाता से कर रहे हैं। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से तालियां। और आज हम इस पैनल का डिस्कशन किस पर रहने वाला है, यानी कि क्या कुछ विषय है जिस पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। शुरुआत में डॉक्टर अजय राय आपके साथ करना चाहूँगी। अभी भी पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जहां शिक्षा का स्तर शहरों के मुकाबले अभी भी कमज़ोर माना जाता है। और ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हर स्कूल कॉलेजेस तक इसे पहुंचाना कितना अभी भी चुनौतीपूर्ण नज़र आता है? First, let me thank the organizers for arranging this brilliant program. वो सारा देश की जो बात है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, इंडस्ट्रीज and most importantly the future of the children, and what is the role of national education policy in all these. So I'm a bit sorry because I think that I will be able to speak fluently in English. Time is short. तो ये first thing one has to understand, वो currently जो एजुकेशन का जो प्रॉब्लम है मेरा कंट्री में, मेरा देश में, वो क्या क्या है। नंबर वन, वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी रेस्ट्रिक्टिव। वो मेरा जो सपना है, इफ आई डू नॉट गेट दैट स्ट्रीम देन यू कैनॉट चेंज ओवर टू अनदर स्ट्रीम। Nowhere in the world we have got this type of regulation, over-regulated. नया education policy में they have categorically said that वो पूरा जो education system है, it is over-regulated. And this regulation needs to be completely corrected. ये थोड़ा regulation के लिए वो ढांच जो होगा वो डिफरेंट बनना चाहिए। नंबर वन, वो एकमात्र भारत एक चीज़ है, इधर वो आपको MA इन इकोनॉमिक्स है तो इसका बाद वो सोशियोलॉजी में
लेक्चरशिप आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीए एमए सोशियोलॉजी में ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, वो कंप्यूटर साइंस में कभी प्रोफेसरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यूजीसी रेगुलेशन कर दिया। नाउ दीज आर ऑल एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, बेसलेस। तो नया एजुकेशन पॉलिसी में किया वो बोला एजुकेशन शुड बी फ्री। इधर टैगोर 100 years बैक वो तो धांच दे दिया एजुकेशन का, वो एजुकेशन का फॉर्म क्या होगा, वेयर माइंड इज विदाउट फियर। एनी एजुकेशन सिस्टम इट शुड क्रिएट मैन पावर विदाउट फियर, वेयर ज्ञान ये था मुक्तो। ज्ञान मुक्तो मतलब क्या? दैट मीन्स दिस डोमेन ऑफ नॉलेज it should not be restricted. যেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস সর্বরি বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। We are doing compartmentalization. This partition, we have got a big room, now you compartmentalize. You make, okay, this is sociology, this is economics, this is political science. Why should there be compartmentalization? आज का जो दिन है ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिन है। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है होल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम एक इंजीनियरिंग और साइंस और बायोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट सॉल्व कर पाता। देयर इज नो प्रॉब्लम। So we need an interdisciplinary approach. और नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज they have given stress on interdisciplinary nature of science and technology, education. So there should be, it should not be restrictive. तो टैगोर 100 years बैक तो वो तो बोला ज्ञान ये था मुक्तो, एंड यू कैनॉट पार्टीशन। हु हैज डन पार्टीशन? वी। एक्चुअली वो नॉलेज का जो स्पेस है ना, वो पार्टीशन स्पेस नहीं है, वो फ्री है, लेकिन हम लोग वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आई एम देयर इन IIT सिस्टम फॉर लास्ट 40 years and I have seen everywhere this partitioning has given lot of problem. This department, that department, and as a director and vice chancellor, lot of time वो our इतना over regulated है ना, ये every time a student will be told no you cannot do this, आप ये नहीं कर सकता, you cannot do that, only no no no। rather वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही बनना पड़ेगा जो इसका आंसर होगा यस यस यस। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव की ज़रूरत है और कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए ये आपने बताया। मिस्टर मालेंदु, अब आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल की धरती को आर्ट एंड कल्चर के लिए जाना जाता है, और चाहे रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी तक की बात की जाए, इस बार जो जोर है वो स्किल पर है, और अगर आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे भविष्य और भी सुधरेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? It's not on. It's on, sir. Yeah. I think it is being said that the education is the passport for the future. And when you are talking about the passport for the future, there is a responsibility both from the government's point of view. There is a responsibility both from the government's points of view and from the teacher's point of view and the student's point of view. Although the government is taking all possible steps, because Professor Roy was talking about this, there is more controlled education system, but this year
onwards, since the inception of this new education policy, I think the domain of this, there is a paradigm shift in the education system, and there is the introduction of this choice-based credit system. There is introduction of multidisciplinary studies, which can give the opportunity to the students to understand what the things they are going to do in the future. Because the future employability is very, very important, and there is a lots of responsibility on the part of the teachers as well. Though we are talking about the culture heritage of India, or West Bengal as well, because there are lots of famous people who have been born here, and they have enchanted a number of things for the betterment of the education system, and we are going towards that particular venture. And for our government's point of view, from the government of West Bengal, the government of West Bengal has been endeavoring for the last 10 years by going through making more and more schools, colleges and universities in every possible districts, so that it can be able to reach to the remotest of the remote villages to the students. There are more or less 677 colleges are being there. There are 55 universities are being there, and more or less 6,700 schools are being there. And there are lots of financial helps are also being provided in the form of student credit card, in the forms of different scholarship schemes are there. And now the recent scenario of the blending mode, what in the previous session we have been talking about, that both online and offline session. And the online session, online mode of teaching has given a paradigm shift to the education system. And students are very much coping up with this particular system. And it is possible that in near future, when the multidisciplinary studies is a lock of the door, because it has been taken into granted. Because if you go to as a student of finance, I have been very much associated with this finance, and it has been found that for example, in the IIM Calcutta, we have seen lots of people are studying their management and specializing in finance, as they are from the BTech background. So in that case, if the syllabi, because there is also been said there is a gap between the industry academia. Professor Roy has been associated with the different universities, and particularly the Shibpur B College now, it has been renamed as one of the leading institutions there. And he knows it very well that how the syllabi are being changing so that it can be able to make the students more and more employable. बिल्कुल डॉक्टर अजय राय, अगर सरकारों की बात की जाए तो पुरानी सरकारों ने बदली सरकारें, लेकिन पुरानी शिक्षा नीति को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया। और अब जो नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, उसे इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो ज़ोर शोर से उसे इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है, पूरी मेहनत की जा रही है। क्या आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति कोई क्रांति लाएगी, क्रांतिकारी साबित होगी, और जो पहले यानी कि पुरानी खामियां रही हैं वो दूर हो पाएंगी नई शिक्षा नीति से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नया जो शिक्षा नीति जो हुआ, दे हैव रिकमेंडेड लॉट ऑफ थिंग्स। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल, वो नया शिक्षा नीति में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वो रिसर्च में एक फंड होगा, सो नेशनल रिसर्च फंड। वो जो फंड जो होगा वो बहुत बड़ा फंड होगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, वो मेरा देश में इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। इतना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। I am now in GIS group, GIS Institute of Advanced Studies and Research. This is a private group, but then they are doing their level best to implement lot of such things which is already written in the national education policy. So national education policy में वो ये भी लिखा, earlier वो IIT से एक project दिया, लिखा, somebody has written another project from a private engineering college. Private engineering college will not get the money. The chances are less.
Now they have categorically said that there will be no discrimination because private groups, they are doing equally well. Only thing is that they have to spend the money from their private trust or whatever it may be. So important thing is to really recognize them, the private set of institutions who are doing their level best. Or the second important thing is from the government side, for implementation के लिए it is a very good क्रांतिकारी है ये नया education policy. I had a direct talk with the chairman of Professor Kasturirangan, and he said that no, government, they have categorically said that there will be no dearth of money. Because as I said, that it requires huge amount of money. So a lot of money has to be spent in education and research if the Naya education policy has to be implemented. And I know that I was in AICT, और AICT बहुत रिफॉर्म किया और एजुकेशन का आगे क्या था आगे it was a regulatory body. So now AICT, they say that we are not regulating, we are facilitated. We are facilitating education in the institutes and university. वही approach होना चाहिए देश में. So in our state, if you just say that in our state we have got some, the country's first IIT at IIT Kharagpur. यानी कि अगर अच्छे तरीके से आप जिस नई शिक्षा नीति की बात हो रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करेक्ट हो तो बदलाव हो भी सकता है. मिस्टर मलेंद्र साहा, आपसे अब मेरा सवाल रहेगा क्योंकि अगर यहाँ की बात की जाए तो भारत में लगभग अभी भी 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद स्कूल ही नहीं जा पाते और ख़ास तौर पर यानी कि जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो पूरी ही नहीं हो पाती. अगर इसमें बंगाल का जिक्र किया जाए तो क्या सरकार और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो मिलकर कोई नया रोड मैप बनाने जा रहे हैं जिससे और भी ज़्यादा विकास हो सके और जो बुनियादी ज़रूरतें जिससे हम कह रहे हैं वो पूरी हो सकें? Actually, there is a concept called GER, Gross Enrollment Ratio. And all the time, the education department in West Bengal, they are talking about that how to increase this gross enrollment ratio. And वो जो छूट कर जाते हैं ना उसको पकड़ के रखना है. For that purpose, that the West Bengal government has introduced a midday meal policy, because we are talking about this basic education, the primary education, where the village people, village students are used to come. And there is lots of things are being initiated that how they can be able to be motivated so that they can come and keep them in classrooms. And for that purpose, midday policies are also being there. And the initiative that has been taken that if you, the teachers are also being very much potentially they are going for the teacher, those of the various houses, so that they can attract the students, the village students for the pre or the primary basic levels. And these are the initiatives that have been taken care of by the government in West Bengal. और ज़रूरी भी है. जी जी जी. वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन इज इन जॉइंट सेक्टर एंड द इंडस्ट्रीज and the academic institutions, the heads of the institutions, there should be a combination. वो जो चाकरी का जो नौकरी का जो बात है ना, because one thing is technology is changing every day. वो जो काल का जो टेक्नोलॉजी था, काल का क्या टेक्नोलॉजी था? वो फोटोग्राफी. Currently we do not have. We have got all, everybody has got a cell phone. So old photographic techniques are gone. So now the technologies are changing very fast. So with the first change in technology, the people, they should know that what new technology is coming. क्या होता है वो old के if we just यानी कि जिस नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता अगर उसकी होगी तो वो उसको उतना जल्दी अडॉप्ट भी कर पाएंगे. बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए. एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि यहाँ पर हमने नई शिक्षा नीति की बात की और ये बात करनी सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं पूरे देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त इस पर बहुत काम किया जा रहा है. मैं आग्रह करूंगी जी हिंदुस्तान के मैनेजिंग एडिटर शमशेर सर से कि वो यहाँ पर आए और मोमेंटो भेंट किया जाए. डॉक्टर अजय राय वो इस चर्चा का हिस्सा बने. ज़ोरदार तालियां एक बार डॉक्टर अजय राय के लिए और साथ ही डॉक्टर मालेंद्र साहा जी भी यहाँ पर आए, इस चर्चा का हिस्सा बने.
और कैसे नई शिक्षा नीति पर काम करने की ज़रूरत है। ज़ोरदार तालियां एक बार इस चर्चा के लिए। अनुभव इन्होंने आज साझा किए और वो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश को एक प्रेरणा दे पाएंगे। नई शिक्षा नीति की ओर हम बढ़ पाएंगे और उसको अडॉप्ट करने की जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ पाएगी जब हम इसके बारे में और जान पाएंगे और भी ज़्यादा इसके बारे में हम जागरूक हो पाएंगे। 3 पैनल से हम चर्चा कर चुके हैं अलग अलग विषयों पर। आज हिंदुस्तान की बात हम कोलकाता से कर रहे हैं